Yes, sir. Very, very good morning. I hope, I pray, I wish you all are very, very fine and taking care of you and your family. तो सबसे पहले अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन है क्या चीज। आपको हमारी बाकी फैकल्टीज ने भी थोड़ा सा सिस्टम बताया होगा। तो जब हम सीए करते हैं तो इसकी 3 स्टेजेज हैं, जिसमें से पहली स्टेज होती है फाउंडेशन। बेसिकली फाउंडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका सीए में एडमिशन हो गया, ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे, यू विल बी एंटाइटल्ड, यू विल बी एलिजिबल टू गो फॉर सीए। अब इस फाउंडेशन में टोटल मिला के 4 पेपर होते हैं। तो हर एक कंसर्न टीचर ने आपको अपने अपने पेपर के बारे में बताया होगा। जो मेरा पेपर है वो होता है जी पेपर नंबर 3, और इस पेपर का बहुत बड़ा नाम है। इसको हम बोलते हैं जी बिजनेस मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। आप ब्रीफ में ये मान लीजिए हमारे पेपर के 3 पार्ट हैं। पार्ट ए को हम लोग बोलते हैं जी मैथ्स। बेसिकली ये बिजनेस मैथ होता है। तो बिजनेस मैथ्स क्या होता है, इसको करने का क्या तरीका होता है, हम बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। पार्ट बी में हमारा होता है जी, इसके 2 पार्ट है। एक को बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, एक को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। और पार्ट सी में हमारा होता है जी स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में अपने 11th में 12th में, क्योंकि मुझे पता चला है कि पहले ये 11th में था, बाद में सीबीएसई ने कुछ पार्ट 12th में कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी होगी उसमें, तो उसमें से कुछ पार्ट आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। हमारे पेपर में टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन होते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 20 नंबर का हमारा बी पार्ट होता है। और हमारा जो सी पार्ट होता है ये भी 40 नंबर का होता है। तो टोटल पेपर हमारा 100 नंबर का होता है। अब पेपर कैसे करना होता है, आप देखो ये हमारा होता है जी MCQ, जिसको हम बोलते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आजकल मॉडर्न एजुकेशन का सबसे अच्छा तरीका है ये MCQ बेस्ड। MCQ का मतलब होता है हर एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपने बताना होता है ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है या डी ऑप्शन ठीक है। आपको एक OMR सीट मिलती है। उस OMR सीट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोले भरने होते हैं, तो आपने उन सर्कल्स को फिल करना है कि हमारा आंसर ए है, बी है या सी है। अब उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज है, आप एक ही देख लीजिए, टाइम मैनेजमेंट। आप अपने किसी भी सीनियर फ्रेंड से पूछेंगे, वो आपको 2 चीजें बोलेगा। वो कहेगा जी हमारा पेपर तो मेरे को आता था और मेरे को पूरा का पूरा पेपर आता था, लेकिन मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन ही कर पाया, मैं सिर्फ 80 क्वेश्चन ही कर पाया। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। हमारे को 100 क्वेश्चन आते हैं और हमारे पेपर का टाइम होता है 2 आवर्स। 2 आवर्स को हम बोलते हैं जी 120 मिनट। तो आपको प्रैक्टिकली लग रहा होगा एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.2 मिनट का टाइम मिलता है। 1.2 मिनट का मतलब हो गया जी 1 मिनट और 12 सेकंड का टाइम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मिलता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर को एक बारी गो थ्रू करेंगे तो उसकी 2 ऑप्शन हो सकती है। या तो आपको लगेगा कि मेरे को तो सारा आता है, तो आप क्या हो जाओगे जी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे
और एक्साइटेडनेस में क्या होता है, कुछ चीजें ओवरलुक होगी, कुछ चीजें माइंड में से स्लिप होगी, कभी देखने में लगा क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन हम करने लगे तो टाइम ज्यादा लग गया, या फिर आपको पेपर देख के लगेगा भैया बहुत डिफिकल्ट पेपर है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इस पेपर को क्लियर करना। तो आपके दोनों ही वे में आपके माइंड में कहीं ना कहीं छोटी छोटी दुविधा शुरू हो जाएगी, तो उसमें हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूं जी, प्रैक्टिकली 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 100 मिनट्स ही मिलते हैं। तो हम जब अपनी स्टडीज करेंगे, जब अपनी तैयारी करेंगे, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा ना लगे। हम बहुत ज्यादा शॉर्टकट टेक्निक अपनाएंगे और शॉर्टकट टेक्निक से क्या हो जाएगा कि आपको लंबे लंबे फॉर्मूले जो आप 11th में 12th में पढ़ते थे वो सब करने का जरूरत नहीं है। मेरी पूरी गारंटी है आपको कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके माइंड में इमीडिएट आइडिया आ जाएगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए। दूसरी बात, अब काफी लोगों को लग रहा होगा पेपर MCQ है, अरे MCQ में क्या होता है, कुछ भी तुक्का मार देंगे, अंदाजा लगा देंगे, हो सकते है ठीक हो जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका अंदाजा ठीक लग गया, गैसिंग सही होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, आपने गैस किया था ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या होता है, अगर आपका गैस ठीक नहीं लगा तो आपके रॉन्ग आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी जी, एक क्वेश्चन गलत मतलब आपके माइनस में 0.25 मार्क्स हो जाएंगे। मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन थे और आपने क्या किया जी, फॉर एग्जाम्पल 80 क्वेश्चन किए, 60 ठीक थे 20 गलत थे, 60 ठीक थे 1 नंबर मिला, 60 नंबर हो गए। 20 गलत थे 0.25 का मतलब है 5 नंबर माइनस हो गए, तो टोटल आपको कितने नंबर मिलेंगे जी, 55। और आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 50% मार्क्स। तो 50% मार्क्स चाहिए, तो इसलिए हमारे को ना रिस्क लेना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव सोच के चलो और आप पहले दिन से ये मान के चलो कि हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम मैथ्स में हमारे 90+ मार्क्स आना ही चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। वो मेरी गारंटी है। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अब हमारे इस पेपर का बेसिकली नाम होता है, आप देखेंगे उसको लिखा होता है जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QA। आपको नॉर्मली लोग ये बोलेंगे जी किस चीज का पेपर है, QA का पेपर है। आप मान लो कैट का पेपर देते हो, GMAT का पेपर देते हो, मैट का पेपर देते हो, कोई भी आप कंपटीशन के लिए पेपर देते हो, तो आपको ये QA का पेपर बहुत जरूरी होता है। अब QA का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन QA एंड मैथ्स, कौन बताना चाहेगा? मैथ्स का मतलब होता है जब हम बिल्कुल फॉर्मूली, हमारे को देखो जी इंटीग्रेशन करना है तो कहां पे आइलेट का फॉर्मूला लगेगा, कहां पे लोगैरिथमिक वाला फॉर्मूला लगेगा, कहां पे साइन थीटा पुट करना है, कहां कोस्टा, पत्नी कितने सारे आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन करते हो तो NPR, NCR और भी पत्नी क्या क्या फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, मुझे भी मालूम है जब मैं 12th में पढ़ता था। QA में क्या होता है, हमारे को कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको हर चीज को लॉजिक बेस्ड, टेक्निक बेस्ड करना है। टेक्निक बेस्ड का मतलब होता है मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी टेक्निक बताऊंगा। जब मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक बताऊंगा, आई एम श्योर उस टेक्निक से क्वेश्चन करोगे तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, हमारे को टाइम की सेविंग होगी। दूसरी बात, हमारे माइंड में 1% भी थकावट नहीं होगी। जब आप मैथ पढ़ते हो 10 क्वेश्चन करोगे, 15 करोगे, आपका दिमाग थक जाता है, आप कहते हो मेरा मैथ पढ़ने का मूड नहीं है, मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ता हूं। लेकिन जब आप टेक्निक से क्वेश्चन करोगे, लॉजिक से क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे आप समझ लोगे कोई गेम खेल रहे हो, अब गेम खेलने में कहां थकते हैं,
तो आपको लगेगा आप कोई गेम खेल रहे हो और फटाफट 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 आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। लास्ट चीज में आपसे और डिस्कस करके फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। शायद आपने कभी किसी के, अपने टीचर से, किसी मोटिवेटर से, अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा कि हमारी जो स्टडी होती है वो दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडीज और एक को हम बोलते हैं जी कन्वेंशनल स्टडीज। एक को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी और एक को हम बोलते हैं जी कन्वेंशनल स्टडी। आप में से किसको मालूम है कन्वेंशनल स्टडी क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्या होती है? कन्वेंशनल को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत, बिल्कुल रूढ़िवादी चली आ रही है। जो चीज 20 साल पहले पढ़ते थे वही आज पढ़ते हैं। अब हमने जो फॉर्मल एजुकेशन ली, नॉन प्रोफेशनल, आप मान लो 12th क्लास में पढ़ते थे, आप लोग बीकॉम भी कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो कॉलेज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, वो हमारी कन्वेंशनल स्टडीज होती है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है जी, आपको एक एनसीईआरटी की बुक मिली हुई थी, मैं मैथ का एग्जांपल लेता हूं, और आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, आपके स्कूल की जो भी मैडम थी, उसका एक ही टारगेट था एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह करवाना। अब वो क्या करते हैं जी, मान लो किसी चैप्टर में 70 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, 70 के 70 क्वेश्चन आपको करवाते थे। आपके मान लो आधे ठीक हो गए, आधे गलत हो गए, फिर जो गलत हो गया आप दोबारा करते थे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, एक आधी बार स्टेटमेंट चेंज कर ली, एक आधी बार फिगर चेंज कर ली। मतलब वो 70 के 70 क्वेश्चन आपको बाय हार्ट क्लियर हो जाते थे। और जो पेपर बनाने वाले लोग हैं उनको भी सीबीएसई से प्रेशर था कि आपने एनसीईआरटी की बुक में से ही पेपर बनाने हैं। अब मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं। अब मान लो जी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज का था जी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हुआ ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपकी मैडम ने 2 बार ही करवाया, 3 बार करवाया, 4 बार करवाया, आपने भी घर में किया, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का रट्टा लग चुका है। पेपर में मान लो 7वां क्वेश्चन आ गया, आप ऐसे टिप के आगे, और आपको मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 के 6 नंबर मिल गए, आपके मैथ में नंबर आ गए जी 90+, यू आर वेरी हैप्पी। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में ये नहीं चलेगा। हमारे यहाँ होता है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी हम लोगों के अच्छे नंबर आ पाएंगे, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो भी लॉजिक है उस चीज का, लॉजिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हर चीज का लॉजिक क्लियर है, थोरोली आप जानते हो अगर ये चीज ऐसे आई तो क्यों आई, इसका मतलब ये होता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरा ख्याल अगर आपको किसने बताया हो, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल कोर्सेज एंड फॉर्मल एजुकेशन। जो आप ग्रेजुएशन करते हो, जो आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, उसमें यह डिफरेंस है। अब हमारा ये है जी प्रोफेशनल कोर्सेज। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आप क्या करते हो मेरे भाई? प्रोफेशनल कोर्सेज देखो हम स्टार्टिंग से करेंगे। तो प्रोफेशनल कोर्सेज का सिस्टम क्या होता है? नंबर 1 आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दिस इज द मेन थिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नेचुरल सी बात है जी, पेपर पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। और मान लो पेपर पास हो भी गया, आपके पास डिग्री आ भी गई, अब आप मार्केट में जहां जॉब करने जाओगे या अपना काम करोगे या अपने प्रोफेशन में जाओगे, तो बताइए आप सरवाइव कैसे करेंगे? जब आपको लॉजिकली चीजों की नॉलेज नहीं है तो फिर आप सरवाइव कैसे करेंगे? इसलिए मेरी पीछे की आपकी जो भी लाइफ थी उसको छोड़ दीजिए
और आप ये मान के चलिए कि हमारे को हर चीज का लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मेरी बात को अदरवाइज ना लेके पॉजिटिवली लेके आप कॉन्सेप्ट कैसे हम क्लियर करेंगे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि हम अपने इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कर सके और हमारा कोई अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए, हमारा रैंक आए। रैंक होल्डर्स को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप रैंक होल्डर बनते हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हर बारी हमारे बैच में रैंक होल्डर जरूर निकलते हैं, और आई एम श्योर इस बैच में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो रैंक होल्डिंग जरूर होगी। तो आपके बहुत अच्छे नंबर आए, उसके लिए आपका आज से टारगेट है कि मेरे को इस पेपर में 90 प्लस लेना ही है। अगर आप इतना सोच भी लेते हो मुझे 90% लेने हैं, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं पूरा कोर्स करूंगा। तो ये जो बैच है हमारा, दिस इज फॉर नवंबर 2020, जिसका पेपर नवंबर 2020 में होगा, उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी अभी 2 दिन पहले प्रेस रिलीज आई थी। वो ये कह रहे थे नवंबर 20 वाला पेपर अब दिसंबर 20 में होगा, क्योंकि जो हमारा मई 2020 वाला पेपर था वो इस बार ही अभी तक नहीं हुआ है, एंड लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगर ये मई वाला अगस्त में हुआ है तो पक्की बात है नवंबर वाला भी मिनिमम दिसंबर में होगा। तो मैं मान के चलता हूं जी नवंबर 2020 में हमारा पेपर होगा। तब तक आपका 3 बारी 4 बारी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवीजन भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे, और जितने ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे नंबर आएंगे। ठीक है जी, इन सब चीजों के साथ हम विद ऑल द गुड लक हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जी, हमारे इस पेपर में टोटल मिला के 20 चैप्टर्स हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 20 चैप्टर्स हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे 20 चैप्टर, मैथमेटिक्स में हमारे 8 चैप्टर हैं। दूसरा हमारा पार्ट है जी एआर में 2 चैप्टर हैं, एलआर में 2 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हमारे हैं जी एआर एलआर में। तीसरा हमारा होता है जी स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे टोटल मिला के 8 चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर हो गए 20। टोटल पेपर होता है 100 नंबर का। एज पर रूल जो हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आने चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने 12th में पेपर दिया था, आपकी मैडम ने बताया होगा, सर ने बताया होगा, प्रोबेबिलिटी 9 नंबर की आएगी, कैलकुलस इतने नंबर का आएगा, मैट्रिसेस इतने नंबर का आएगा, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में कभी नहीं वो बोलते, सब इतना बोला हुआ है कि मैथमेटिक्स 40 नंबर का आएगा। अब 8 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर 5 नंबर का आएगा, कौन सा 4 नंबर का आएगा, किस में से कम क्वेश्चन आएंगे, किस में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो हमें नहीं बताया गया। तो पहली बात तो हम सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तीसरी बात यह होता है, जब हमारा पेपर होने वाला होता है, जैसे हमारा पेपर मान लो दिसंबर 2020 में होगा, उसके अराउंड 1.5 मंथ बिफोर, मतलब अक्टूबर 2020 में हमारे इंस्टीट्यूट एक मॉक टेस्ट पेपर साइट पे भी डालेगी और कंडक्ट भी करेगी। जो बच्चे पेपर देने जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं देने जाएंगे वो उनकी साइट से एमटीपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एमटीपी के बेस पे हमारे को क्लैरिटी हो जाती है कि इस बारी इस अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आने की संभावना है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एज सच बिल्कुल भी पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं, आज मैं ये मान के चल रहा हूं डे 1 पे कि 20 के 20 चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं
इन द डेज टू कम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको हिंट कर दूंगा कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, हमारे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 है जी हमारा, इसमें लिखा हुआ है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथमिक। अब आप कहोगे सर ये कौन सा चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं जी इस चैप्टर के बेसिकली 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा होता है जी दिस इज कॉल्ड रेशियो, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं इसके। सेकंड वाला हमारा पार्ट होता है जी प्रोपोर्शन। थर्ड वाला हमारा पार्ट होता है जी, इसको काफी लोग प्रोनाउंस करते हैं इंडाइसिस और काफी लोग प्रोनाउंस करते हैं इंडिसेस, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की लैंग्वेज चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, तो हर एक की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है। वी कैन कॉल इट इंडाइसिस, वी कैन कॉल इट इंडिसेस। जब ये चैप्टर आएगा तो इसको ऐसा क्यों प्रोनाउंस करते हैं, इंडाइसिस का क्या मतलब है, इंडिसेस एक ही बात है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग क्यों है, हम इसके बारे में जरूर 2 मिनट लगा के डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोफेशन में जाओगे तो इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी। नेक्स्ट वाला हमारा होता है जी लॉगरिथमिक। इन चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम ये बोल सकते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। जब हमारे ये चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हम ये मान के चलेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपना जो आज की बिगनिंग करते हैं दैट इज रेशियो। तो हमने यहां से स्टार्ट किया जी व्हाट इज कॉल्ड रेशियो। देखो मैंने ऊपर लिखा है जी चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथमिक। 4 चीजें हैं। क्लास नंबर 1 है, आपका जो पेपर होगा दिसंबर 2020 में होगा। तो हमने सबसे पहले लिखा जी व्हाट इज कॉल्ड रेशियो। अब क्लास करने के 2 तरीके होते हैं सर। एक तो हो सकता है ओनली 1 वे कम्युनिकेशन, मैं ही बोलता रहूं अकेला और आप कहो जी चलो अपने आप बोल बोल के 2 घंटे बाद चुप हो जाएंगे। और एक होता है हमारी बिल्कुल इंटरेक्शन रहनी चाहिए, मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूं हाँ जी क्या पोजीशन है, और अगर हमारी म्यूचुअल इंटरेक्शन अच्छी रहेगी तो आई एम श्योर आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, सिंगल साइड? नहीं, मैं भी नहीं चाहता सिंगल साइड हो, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आप में से कौन बताना चाहेगा जी मीनिंग ऑफ रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात का मतलब क्या होता है। स्कूल में पढ़ा होगा कभी भी, रेशियो तो बड़ी सिंपल सी चीज होती है, तो रेशियो क्या होता है स्कूल में कभी पढ़ा हो, कभी किससे बातचीत करने में बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अच्छा, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। चलो बहुत बढ़िया। और कोई? चलो आप लिखो जी, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है रेशियो के बारे में। अब वो देखो, आप लिखोगे रिलेशन इन 2 सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज is called ratio. Relation in 2 similar type of quantities, similar kind of quantities is called ratio. मैं ये कहता हूं जी 2 आदमी हैं, एक ए एक बी। ए की इनकम कितनी है जी 40,000 रुपए पर मंथ, बी की इनकम कितनी है जी 30,000 रुपए पर मंथ। इनका इनकम का रिलेशन क्या हो जाएगा, आप करोगे जी 40:30, हम करेंगे जी 4:3। मैं कहता हूं जी ए की इनकम है 60,000, बी की एज है मान लीजिए 50 ईयर्स। अब मैं कहता हूं जी बताओ इन दोनों का रेशियो क्या है, कौन बता पाएगा? नहीं हो सकता ना, यही चीज मैं कहना चाहता हूं। अगर आप इनकम को कंपेयर करोगे तो इनकम से करोगे,
एज को कंपेयर करोगे तो एज से करोगे, अगर आप वेट को कंपेयर करोगे तो वेट से करोगे, एक्सपेंडिचर को कंपेयर करोगे तो एक्सपेंडिचर से करोगे। तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, रिलेशन इन टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज। अगर आपने इनकम को कंपेयर करना है तो इनकम का रिलेशन निकालिए, एक्सपेंडिचर का करना है तो एक्सपेंडिचर का निकालिए, वेट का करना है तो वेट का निकालिए, रिजल्ट का करना है तो रिजल्ट का निकालिए। हम कहते हैं जी सीबीएसई का रिजल्ट कितना है जी 90%, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट का रिजल्ट कितना है जी 20%, रेशियो क्या हो गया जी 9:2। क्योंकि रिजल्ट का रिजल्ट के साथ क्या रिलेशन है, इनकम का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर के साथ क्या रिलेशन है। अगर दोनों क्वांटिटीज सेम नेचर की हैं, सिमिलर नेचर की हैं, तब भी हम रिलेशन निकाल पाएंगे, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आप किसी आदमी को ये कहते हो कि मेरे ब्रदर की एज है 70, मेरे फादर की एज है 70 ईयर्स, और दूसरा आदमी कहता है जी मेरे फादर का वेट है 62 kg, तो बताओ दोनों का कोई रिलेशन बन सकता है? वो एज की बात कर रहा है, वो वेट की बात कर रहा है। तो वेट का वेट के साथ रिलेशन क्या होगा, इनकम का इनकम के साथ क्या होगा, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर के साथ क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे जी, रेशियो। जैसे हमने रेशियो निकाला जी, किसी भी चीज का हमारा रेशियो आ गया जी 4:5, ये मेरा रेशियो आ गया। इसको मैं 4/5 भी कह सकता हूं, लेकिन 4/5 हम बाद में कहेंगे, पहले हम बोलते हैं जी दिस इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो क्या हो गया जी 4:5। इसमें दो चीजें हैं, एक 4 है, एक 5 है। 4 को हम क्या बोलेंगे जी, एंटीसीडेंट। आप में से बताओ एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट्स, आप कभी भी सीए बनने के बाद या सीए बनने से पहले कभी भी मान लो किसी जॉब के लिए कहीं जाते हो, तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म पे लिखा होता है राइट योर एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है आपने अपनी पीछे वाली लाइफ के बारे में सब कुछ लिखना होता है। आप क्या लिखोगे जी, आई वॉज बॉर्न ऑन सच एंड सच डेट इन सच एंड सच विलेज। मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया जी, जो भी आपके स्कूल का नाम है, कौन से साल में किया जी, कौन से साल का लिख दोगे। अगर आपने सीए किया तो कौन से साल में किया, फाउंडेशन किया तो कब किया, इंटर किया तो कब किया, कॉलेज में गए तो कौन से साल में ग्रेजुएशन की, अगर पहले कहीं जॉब की हुई है तो कौन से साल से कौन से साल तक पहले जॉब की हुई है। मान लो आप 2020 में फॉर्म भरते हो, तो आज से पहले आपकी लाइफ में आपने क्या क्या किया, उसको हम बोलते हैं जी एंटीसीडेंट्स। मतलब जो हमारी पास्ट वाली लाइफ है, आज से पहले वाली लाइफ है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, एंटीसीडेंट्स। तो आपके फॉर्म भरवाया जाता है राइट योर एंटीसीडेंट्स। आप अपने घर में कोई चौकीदार रखते हो, आप अपने घर में कोई किराएदार रखते हो, आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प रखते हो, सर्वेंट रखते हो, तो आप उसके एंटीसीडेंट्स को वेरीफाई करते हो कि ये पीछे कहाँ का रहने वाला है, इसका पीछे कैरेक्टर कैसा है, ऐसा तो नहीं इसके साथ कोई केस चल रहा हो, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, तो आप उसके साथ डील नहीं करेंगे। तो एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है जो पहले वाली चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, एंटीसीडेंट। जो मेरी आज से पहले वाली लाइफ है, उसको मैं क्या बोलूंगा जी, दिस इज माई एंटीसीडेंट्स। मैंने 1984 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया, ये क्या जी मेरी पास्ट लाइफ है। एंटीसीडेंट्स, मैं अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बता रहा हूं, अपनी एंटीसीडेंट्स के बारे में बता रहा हूं। दूसरी मेरी बात होती है, जो मेरा 5 है दूसरे वाला, इसको मैं बोलता हूं जी कॉन्सिक्वेंट। अब आपने इंग्लिश में देखो जी हम क्या कहते हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा भविष्य में क्या होगा अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा।
आफ्टर इफेक्ट को आप क्या बोलते हो जी? कॉन्सिक्वेंट, मतलब बाद में क्या होगा। आपको मालूम है कोरोना के डेज में क्या कहते हैं सब लोग? अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा जी? हमारे को इन्फेक्ट होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर मान लो हम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करेंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? हम फेल हो सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, चीजों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, रोज का काम रोज करेंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? हमारी रैंक भी आ सकती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आफ्टर इफेक्ट। अगर मैं कुछ करता हूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो जब हम रेशियो का चैप्टर पढ़ते हैं, हम लिखते हैं 3:4। तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं जी? एंटीसीडेंट। दोबारा देख लीजिए, एंटीसीडेंट का आप डिक्शनरी में वर्ड देखेंगे, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप कभी भी इसका वर्ड चेक करेंगे, इसका मतलब होता है जी आज से पहले वाला, पूर्व वाला, इससे पहले। और 4 को मैं क्या बोलूंगा जी? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट को बोलते बाद। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा? अगर मैं अच्छी पढ़ाई नहीं करता हूं, अगर मैं अच्छी मेहनत नहीं करता हूं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर मैं मान लो कोई गलत काम करता हूं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? कभी कभी आपको लगता होगा अगर मेरे पेरेंट्स को इस बात का पता चल गया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस यू नो आफ्टर इफेक्ट? तो जो चीज पहले होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। जो चीज बाद में होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? कॉन्सिक्वेंट। तो हमारे रेशियो में 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमने लिखा जी 5:6, ये मेरा रेशियो है, इसमें 2 पार्ट हो गए। अभी तो पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है। आप 2007 का 2006 का पेपर देखेंगे तो रेशियो में पूछता होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंट? आप बोल देते थे 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंटीसीडेंट्स? आप बोल देते थे 5। तो एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है जो पहले वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और जो बाद वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब मैं बोलता हूं जी टाइप ऑफ रेशियोज कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ रेशियोज, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं जी। टाइप ऑफ रेशियोज क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहली टाइप होती है जी इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होगा? आप लिखोगे व्हेन एंटीसीडेंट इज कन्वर्टेड टू कॉन्सिक्वेंट एंड वाइस वर्सा। जब हम एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देते हैं और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना देते हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा जी? रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो क्या हो गया? एंटीसीडेंट इज कन्वर्टेड टू कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज कन्वर्टेड टू एंटीसीडेंट एंड वाइस वर्सा। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो वाइस वर्सा। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा। मैंने क्या किया जी? जो मेरा एंटीसीडेंट था उसको मैंने कॉन्सिक्वेंट बना दिया, जो मेरा कॉन्सिक्वेंट था उसको मैंने एंटीसीडेंट बना दिया। तो ये मेरा क्या हो गया जी? इनवर्स रेशियो। अभी आजकल 2020 में ऐसा क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अब पेपर का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए जैसे मैं कहता हूं जी, इफ रेशियो इज गिवन 4:5, फाइंड एंटीसीडेंट ऑफ इनवर्स रेशियो। वो कहते हैं जी इनवर्स रेशियो का एंटीसीडेंट क्या होगा? मेरे को रेशियो दे रखा है 4:5, मेरा रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा जी? रिवर्स रेशियो हो जाएगा जी 5:4। अब इसका एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा? 5। इसका कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाएगा? 4। अभी तक देखो मैंने आपको एक ही चीज बताई, व्हाट इज कॉल्ड रेशियो। तो आपने रेशियो में क्या बोला जी? रिलेशन इन द टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। दूसरी बात मैंने बोली थी, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीसीडेंट और एक होता है कॉन्सिक्वेंट।
जो मेरा पहले वाला पार्ट होता है उसको मैं बोलता हूं एंटीसीडेंट, और बाद वाले पार्ट को मैं बोलता हूं जी कॉन्सिक्वेंट। क्यों बोलता हूं, मैंने आपको स्टोरी बताई है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पीछे वाली बात, पहले वाली, और कॉन्सिक्वेंट होता है भविष्य के बारे में। अगर हम ऐसा करेंगे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, तो कॉन्सिक्वेंट मतलब फ्यूचर के बारे में। तो जो बाद में चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट, और जो पहले चीज होती है उसको क्या बोलते हैं जी, एंटीसीडेंट। दूसरी बात मैंने आपको बोली जी, टाइप ऑफ रेशियो में सब एक ही बताया जी। रिवर्स रेशियो क्या होता है, तो मान लो मेरा रेशियो था सपोज A:B, तो मेरा रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा जी, B:A। मेरा रेशियो था A/B, मेरा रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा जी, B/A। जो एंटीसीडेंट है दैट विल बिकम कॉन्सिक्वेंट, और जो मेरा कॉन्सिक्वेंट है दैट विल बिकम एंटीसीडेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा जी, रिवर्स रेशियो। अब हम जो अपना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जी टाइप ऑफ रेशियोज। टाइप ऑफ रेशियोज, तो सबसे पहले मैंने लिखा जी रेशियो, सपोज आपने लिखा जी रेशियो A:B। अब टाइप ऑफ रेशियो में मैंने सबसे पहले लिखा जी रिवर्स रेशियो। तो रिवर्स रेशियो मेरा क्या हो गया जी, B:A। किसको डाउट है कि इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो का मतलब होता है मेरे दोस्त, अगर एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देंगे और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना देंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे जी, रिवर्स रेशियो। पहला नंबर मेरा होता है जी रिवर्स रेशियो। दूसरा नंबर मेरा होता है जी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट में कुछ नहीं करता जी, A² इंटू B²। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा जी, डुप्लीकेट रेशियो। थर्ड मेरा होता है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा जी, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अभी तक मैंने आपको 3 ही रेशियोज बताए हैं। सबसे पहला मैंने बताया मेरे दोस्त, ये हमारा होता है जी रिवर्स रेशियो। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया जी मेरा एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया जी मेरा एक होता है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जैसे मान लो जी मेरा रेशियो था 3:4, फटाफट बताते जाओ जी रिवर्स रेशियो क्या होगा। वेरी राइट, किसी का भी गलत नहीं है, 4:3। जब मैं रेशियो को रिवर्स कर दूंगा, लाइफ कभी रिवर्स नहीं हो सकती कि जो फ्यूचर आने वाला है वो पास्ट बन जाए, जो पास्ट आने वाला है वो फ्यूचर बन जाए। लेकिन रेशियो में ऐसा होता है, जो मेरा एंटीसीडेंट है दैट इज कन्वर्टेड टू कॉन्सिक्वेंट, और जो मेरा कॉन्सिक्वेंट है दैट इज कन्वर्टेड टू एंटीसीडेंट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेशियो। अब मैंने कहा जी बताओ डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो मेरा रेशियो था 3:4। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा जी, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा 16। मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा जी, 3 का क्यूब करूंगा 27, 4 का क्यूब करूंगा 64। इन तीनों रेशियोज के बारे में किसी को कोई भी संदेह हो, डाउट हो, शंका हो, आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है। चलो एक छोटा सा चीज देखो जी, मैं कह रहा हूं जी इन द रेशियो ऑफ 4:5 आपने बताना नंबर 1 फाइंड एंटीसीडेंट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एंटीसीडेंट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो। तो मेरा डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया मेरे दोस्त, 16:25। एंटीसीडेंट क्या हो गया जी, 16। कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया जी, 25। मैं आपसे कहता हूं जी फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो। फाइंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, 64 × 125। अब ये मेरा एंटीसीडेंट है, ये मेरा कॉन्सिक्वेंट है।
तो हमने अभी तक तीन ही चीजें पढ़ने की कोशिश की। एक तो रेशियो होता क्या है। अब रेशियो के दो पार्ट है, तो एक को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट क्या होता है, और दूसरे को हम बोलते हैं जी कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। आपको लग रहा होगा जी मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं, लेकिन बार बार इसलिए कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मेरा प्रॉमिस है आपको, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा, किसी भी क्वेश्चन को करने में आपके 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, आधे मिनट में खत्म। 1 मिनट तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में लगेगा। दूसरा हमने क्या किया कि टाइप ऑफ रेशियो, और टाइप ऑफ रेशियोज में मैंने अभी तक जो किए हैं, पहले वाली की है जी इनवर्स रेशियो क्या होती है, दूसरे वाली मैंने की है जी डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है। बोलो बड़ा डुप्लीकेट क्या होती है। एंटीसीडेंट का भी स्क्वायर कर देंगे, कॉन्सिक्वेंट का भी स्क्वायर कर देंगे, वो क्या बन जाएगा जी डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा मैंने बोला जी ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होती है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो होती है जी पहले का भी क्यूब कर देंगे एंटीसीडेंट का, और कॉन्सिक्वेंट का भी क्यूब कर देंगे, तो ए क्यूब इंटू बी क्यूब। यहां तक आई एम श्योर मैं आगे बढ़ सकता हूं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं नेक्स्ट टाइप करता हूं जी, दैट इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, मेरा रेशियो था जी मान लीजिए 9:16। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है जी, मान लो इसका एंटीसीडेंट का भी अंडर रूट करूंगा और कॉन्सिक्वेंट का भी अंडर रूट करूंगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना है। सब डुप्लीकेट स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा जी, मैं अंडर रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो अगर मेरा रेशियो था 9:16, तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा जी, 9 का अंडर रूट 3 और 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा जी 4। इसको मैं क्या बोलूंगा जी, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है जी, नेक्स्ट वाली मेरी टाइप होती है जी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। मेरा मान लो रेशियो था जी A:B। अब मेरा सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा जी, अगर मैं क्यूब रूट ले लेता हूं, A की पावर 1/3 इंटू B की पावर 1/3, अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो क्या बन जाएगा जी मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अगर मैं पावर 1/3 कर देता हूं, क्यूब रूट ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा जी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हमारे होते हैं जी टाइप ऑफ रेशियोज। तो रेशियो क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, टाइप ऑफ रेशियोज क्या होती हैं, हमने करने का प्रयास किया। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है जी, आपको फटाफट रिप्लाई करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, किसी भी क्वेश्चन में 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम आधे मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए जी, इन ए रेशियो 5:8, सबसे पहले आपने बताना है व्हाट इज द इनवर्स रेशियो। जब तक मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो। 8:5। कितने लोगों का गलत है, जिसका गलत है उसका -0.25 और जिसका ठीक है उसका पूरा का पूरा 1 नंबर। बहुत बढ़िया जी, बहुत खुशी की बात है, 100% लोगों का ठीक है। दूसरी बात है व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट क्या होता है जी, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी डुप्लीकेट। अच्छा, एक जने के अलावा बाकी सबका ठीक है। तो आपने क्या किया जी 25 और 64। नेक्स्ट हो गया जी हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो। 8 का भी क्यूब कर देंगे, 8 8 64 अटे 512। 5 का भी क्यूब, हमने क्या करना था जी, इसका करना था। तो 5 का क्यूब कर देंगे 125 और 8 का क्यूब कर देंगे जी 512, क्योंकि ये मेरा रेशियो है। तो डुप्लीकेट रेशियो हो गया 5 का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा जी इसका क्यूब इसका क्यूब। सब डुप्लीकेट अंडर रूट 5
इज टू √8। सब ट्रिप्लीकेट 5 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, 5 की पावर भी 1/3, 8 की पावर भी 1/3। तो मैंने इसको क्या बोला जी, टाइप ऑफ रेशियोज। टाइप ऑफ रेशियोज क्या होता है जी, या तो इनवर्स रेशियो, या हमारा होता है डुप्लीकेट रेशियो, या हमारा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, हम बोलते हैं जी सब डुप्लीकेट रेशियो, हम बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज, हम रेशियोज को कंपाउंड कैसे करेंगे। मैथ का वर्ड होता है कंपाउंडिंग, इसको अब सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो जी मल्टीप्लाई करना। रेशियोज की कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई करना। मेरे मान लो 2 रेशियो है 3:5, दूसरा रेशियो है 4:6। मुझे इन दोनों की कंपाउंडिंग करनी है। कौन बता पाएगा? अरे मेरे भैया बचपन से मैथ पढ़ रहे हो जो लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो गया। कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया जी? 30 हो गया। तो मेरा कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या हो गया जी? आप लिखना चाहो लिख लीजिए। कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो क्या है जी? एंटीसीडेंट, ऐसे इसको और सिंपल लैंग्वेज लिखो जी, कोरोस्पॉन्डिंग एंटीसीडेंट and consequents shall be multiplied। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब है, मान लो हमने 2 करने हैं 3 करने हैं, तो पहले का एंटीसीडेंट दूसरे के एंटीसीडेंट से, पहले का कॉन्सिक्वेंट दूसरे के कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं जी? कंपाउंडिंग। अब मैंने बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, देख लीजिए। हमें दिया हुआ है 2 रेशियो दिया हुआ है जी। एक रेशियो दिया हुआ है 3:2, एक रेशियो दिया हुआ है जी 4:7। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 2 रेशियोज। फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 2 रेशियोज। मेरा जो दूसरा कंपाउंड है जी वो है जी फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ फर्स्ट रेशियो एंड डुप्लीकेट ऑफ सेकेंड रेशियो। मेरा जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है जी? फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ फर्स्ट रेशियो एंड डुप्लीकेट ऑफ सेकेंड रेशियो। मेरा ख्याल जब तक मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा आपका सॉल्व भी हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए जी हमें क्या पूछा गया है। सबसे पहला था जी फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 2 रेशियोज। जी कितने लोगों का हो चुका है? एक बार देख लूं मैं कितने लोगों का नहीं हुआ। चलो जिसका नहीं हुआ वो बताओ। वेरी गुड, सबका ही हो चुका है क्योंकि कुछ है ही नहीं करने वाला। पहला रेशियो है 3:2, दूसरा रेशियो है 4:7। व्हाट इज द कंपाउंडिंग? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा रेशियो कितना हो गया जी? 12:14। नंबर जिसका गलत है उसका -0.25। भाई साहब इसमें कैलकुलेशन कौन सी है जो कैलकुलेशन गलत होगी? गलत का मतलब गलत ही है वो, चाहे कैसे भी गलत हुआ, -0.25। और ठीक का मतलब है ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो जी क्या कह रहे हैं, फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ फर्स्ट रेशियो। मेरा फर्स्ट रेशियो है जी 3:2 एंड डुप्लीकेट ऑफ सेकंड रेशियो। सेकंड रेशियो का डुप्लीकेट
4:7 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा जी 16 × 49। अब मैं दोनों की कंपाउंडिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा जी 16 × 48 और 2 × 49 98। तो मेरा आंसर क्या हो गया जी 48 × 98। सबका ठीक है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर किसी का गलत भी है तो भैया देख लीजिए, क्योंकि आज पहली क्लास है, मैं किसी को कुछ कहूंगा भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका गलत ना हो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हो गया देखो, फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ फर्स्ट रेशियो। तो मेरा रेशियो था 3/2। ट्रिप्लीकेट क्या होगा जी 3 × 9 × 27। 2 का क्या हो गया जी 8। एंड डुप्लीकेट ऑफ सेकेंड रेशियो। सेकेंड रेशियो तो 4 और 7, डुप्लीकेट करेंगे तो 16 और 49। अब इन दोनों की कंपाउंडिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा जी 27 × 16, ये आ गया मेरे दोस्त 432, और 8 × 49, ये मेरा आ गया जी 392। तो ये हो गया जी 432 × 392। तो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, इस तरह का क्वेश्चन पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन इसमें आने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी आसान पेपर भी आता है, हमारा लक भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इंस्टीट्यूट वाले कभी कभी आपसे ये भी चेक कर सकते हैं कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। इसलिए हमारे रेशियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं मैं दोबारा से बोलता हूं। सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट है रेशियो में, रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेशियो की डेफिनेशन को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा और समझा भी सही। लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना इंपॉर्टेंट है कि रेशियो क्या होता है हमारा, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, दैट इज कॉल्ड रेशियो। मैंने आपको एग्जांपल दिए, एज का एज के साथ निकालेंगे, इनकम का इनकम के साथ निकालेंगे, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर के साथ निकालेंगे, वेट का वेट के साथ निकालेंगे, टेम्परेचर का टेम्परेचर के साथ निकालेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी डेफिनेशन। दूसरा मैंने आपको बोला था जी इसकी दो चीजें होती हैं, एक को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और एक को हम बोलते हैं जी कॉन्सिक्वेंट। तो जो पहले वाला होता है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, जो बाद वाला होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। मैंने आपको स्टोरी भी बताई है, आप कभी भी कहीं पे जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और रिसेप्शन वाली मैडम आपको बोलेगी राइट योर एंटीसीडेंट्स। अब आप अगर उसका मुंह देखते रहोगे मैडम एंटीसीडेंट्स क्या होता है, तो फिर आपको जॉब मिलनी चाहिए वहां। तो एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है हमारी आज से पहले वाली लाइफ, जैसे हमारे सुरेश जी हैं। अब एंटीसीडेंट्स क्या है जी, ये बताएंगे अपना कि भैया मेरा ये वाला गांव है, मैं इतने साल का हूं, मेरे पापा ये करते हैं, मैं पहले यहां जॉब करता था। मैं कहीं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा जी देखो जी मैं यहां से पढ़ा, इस साल में मैंने डिग्री ली, इस साल में मैंने सीए की, यहां मैंने जॉब की। ये मेरे एंटीसीडेंट्स है। कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, फ्यूचर वाला। तो जो बाद वाला होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। थर्ड मैंने क्या बोला था जी आपको, टाइप ऑफ रेशियोज क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ रेशियोज में आपने देख लीजिए, अपना कॉपी चेक कर लीजिए, आपने लिखा था जी एक तो रिवर्स रेशियो, काफी लोग इसको इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। इनवर्स रेशियो रिवर्स रेशियो एक ही बात होती है। वी कैन कॉल इट इनवर्स रेशियो, वी कैन कॉल इट रिवर्स रेशियो। तो इनवर्स बोल दीजिए, रिवर्स बोल दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मेन बात यह कि जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा। तो मैंने भी कई बारी इनवर्स रेशियो यूज किया वर्ड, कई बारी रिवर्स रेशियो यूज किया। तो इनवर्स रेशियो लिखा होता है काफी बुक्स में रिवर्स रेशियो लिखा होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसके बाद हमने लिखा था जी डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो के लिए आपको क्या किया जी 3:5 रेशियो था, डुप्लीकेट करेंगे तो 9:25। हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है भैया हमारा रेशियो था 3:5 और हम ट्रिप्लीकेट करेंगे तो इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। इसके बाद हमारा होता है जी सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हो जी, मेरा रेशियो था जी 3:5, तो 3 का भी अंडर रूट ले लिया
और 5 का भी अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है जो मेरा रेशियो है हम उसको पावर 1/3, पावर 1/3 क्या होता है जी हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट मतलब पावर 3 करेंगे और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है जी पावर 1/3 करेंगे। ये मेरा हो गया जी टाइप ऑफ रेशियो। और इसके बाद मैंने किया जी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना रेशियोज को। तो कंपाउंडिंग में आप लोग क्या करते हो जी, एंटी मान लो ये था जी A:B, ये था C:D। फटाफट करो जी, कंपाउंडिंग क्या होगी, A को C से और B को D से, AC टू द रेशियो BD। इसको मैं क्या बोलूंगा जी, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोज। ठीक है जी। हमारे टोटल मिला के रेशियो के चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं जी कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स और कुछ हमारे आते हैं जी एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हमारी बुक में स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं वो आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। उसके बाद हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और एडवांस लेवल में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यहां तक बेसिक लेवल में से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आजकल फाउंडेशन का पेपर आता है काफी मुश्किल। तो इतने आसान चीजें पेपर में आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी वी शुड गो वेल प्रिपेयर्ड। कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप निकाल लीजिए, आपको स्टडी मटेरियल है पेज नंबर 1.5। तो आपकी बुक में पेज नंबर 1.5 हमारी पहली एक्सरसाइज है 1 और उसका पार्ट है A और इसका नाम है जी रेशियो। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है, आपने बताना है जी 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। बोलिए मेरे दोस्त, इनवर्स रेशियो क्या होगा। इसने 4 ऑप्शन दी हुई हैं, तो आप ऑप्शन नहीं भी देखोगे तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होना चाहिए जी 15:11। ये था जी मेरा क्वेश्चन नंबर 1। 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा जी 15:11। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15। हमारा रेशियो है 3 और 4। जो एंटीसीडेंट है उसकी वैल्यू है जी 15। आपने बताना है जी कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो सर, इसका जो पहले देख लीजिए मेथड क्या है, फिर इसका देख लेना शॉर्टकट टेक्निक क्या है। ये हमारे को रेशियो दिया हुआ है जी, मान लीजिए A और B। तो मैं मान लेता हूं जी A की वैल्यू है 3x और B की वैल्यू है जी 4x, तभी तो रेशियो होगा 3:4। अब वो कह रहे हैं एंटीसीडेंट की वैल्यू है 15। अगर 3x की वैल्यू है 15, x की वैल्यू क्या होगी जी 15/3, 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 15/3 × 4। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये कितना हो जाएगा जी मेरा 20। दोबारा देख लीजिए, मेरा रेशियो है 3:4। तो मैंने मान लिया जी A की वैल्यू है 3x, B की वैल्यू है 4x, तभी तो रेशियो 3:4 है। एक की वैल्यू 3x है, एक की वैल्यू 4x है। वो कह रहे 3x की वैल्यू है 15। आप देखो छोटे बच्चे थे तब भी पढ़ते थे, अगर 3x की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/3, x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो बताओ 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेचुरल सी बात है 20। अगर ये मेरा 15 है तो ये कितना हो जाएगा 20। और भी शॉर्टकट में करना है तो आप क्या करते हो जी, मेरा देखो जी रेशियो है A और B का रेशियो है 3:4। वो कह रहे जी A की वैल्यू 15 है। अगर A की वैल्यू 15 है मतलब इसका 5 गुना है, तो यहां पे भी इसका 5 गुना लिख देंगे, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 20। तो मेरा कॉन्सिक्वेंट कितना आ जाएगा जी 20। बिल्कुल सिंपल है, ये इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते भी नहीं है। थर्ड वाला है जी रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। ये मेरा रेशियो है जी, 2 क्वांटिटी है, मान लो एक A और एक B, इनका रेशियो है 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5।
इनवर्स रेशियो करूंगा जी, क्या हो जाएगा 7:5। इसका कॉन्सिक्वेंट दिया हुआ है 5, तो बताओ जी एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल सी बात है 7। बताइए कुछ पूछा उसने पेपर में? कुछ भी नहीं पूछा। वो कह रहे जी हमारा रेशियो था 5:7। अगर हम इसका इनवर्स रेशियो करते हैं तो कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है 5। अगर मैंने इनवर्स रेशियो किया तो क्या होगा जी 7:5। कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू है 5, तो एंटीसीडेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 7। ठीक है जी, पहले 3 क्वेश्चन में कोई डाउट? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहे हैं जी रेशियो कंपाउंडिंग करनी है जी आपने 2:3। अगला दिया हुआ है जी 9:4। अगला दिया हुआ है 5:6 एंड अगला दिया हुआ है 8:10। वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंडिंग। हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। कंपाउंडिंग में करना क्या होता है, एंटीसीडेंट्स को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई। मैंने किया जी इसका एंटीसीडेंट 2, इसका 9, इसका 5, इसका 8। कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया जी 3 गुना 4 गुना 6 और गुना में 10। अब मेरा रेशियो क्या हो गया जी, देख लीजिए जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 कैंसिल, इधर से 9 8 72 और ये भी 72, ये भी हो गया जी 72, ये भी हो गया 72। तो मेरा रेशियो क्या हो गया जी 1:1। हमारा आंसर ये है जी 1:1। देख लो ए आंसर जो है दैट इज कॉल्ड 1:1। अब इसमें जो ऑप्शन दी हुई हैं हम उसको नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप खुद ही करके देखो क्या आएगा। बहुत ही आसान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, 4th क्वेश्चन को दोबारा देख लो। वो कह रहे जी ये 4 रेशियोज दिए हुए हैं, आपने इसकी कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है, कंपाउंड करना है। तो एंटीसीडेंट्स को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर लो जी। मैंने कर लिया जी 2 गुना 9 गुना 5 गुना 8, 2 गुना 9 गुना 5 गुना 8। अब कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया जी 3 गुना 4 गुना 6 गुना 10, 3 गुना 4 गुना 6 गुना 10। मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 और 72 का रेशियो क्या आ गया जी 1:1। पहले 4 क्वेश्चन में किसी की कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 5 हम आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जी मेरा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। आप करते हो जी, बताओ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। अरे मेरे भाई कुछ करने वाला है 9:16। डुप्लीकेट में क्या करना होता है, स्क्वायर कर देंगे तो डुप्लीकेट रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं जी मेरा, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। आपको बताना है जी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। इसका सब डुप्लीकेट 5, इसका सब डुप्लीकेट 6। सब डुप्लीकेट क्या होता है जी, अंडर रूट लेंगे तो सब डुप्लीकेट, और स्क्वायर करेंगे तो डुप्लीकेट, पावर 3 करेंगे, क्यूब करेंगे तो ट्रिप्लीकेट, पावर 1/3 करेंगे तो सब ट्रिप्लीकेट। ये तो रेशियो और है क्या। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है जी। 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा जी 2 का 8, 3 का 27। 8 और 27 क्या हो गया जी मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8, द सब ट्रिप्लीकेट 8 और 27, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। तो सब ट्रिप्लीकेट क्या है जी, इसका भी क्यूब रूट करूंगा 8 की पावर 1/3, इसका भी क्यूब रूट करूंगा 27 की पावर 1/3। तो मेरा कितना हो जाएगा जी 2:3। ये मेरा क्या हो गया जी सब ट्रिप्लीकेट। पहले 8 क्वेश्चन में किसी को आई डोंट थिंक देयर इज ए सिंगल एंड आयोटा ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे भैया, 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं रेशियो कंपाउंडिंग ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3 और 4 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा जी 9 और 16। अब मैं इसकी कंपाउंडिंग करूं, वो कह रहे हैं कंपाउंडिंग करनी है। एक रेशियो है 4 और 9 और एक रेशियो है 3 और 4, इसका डुप्लीकेट। तो जब मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो 4 9 36, 9 और 16 144, 1:4।
तो मेरी कंपाउंडिंग करके रेशियो कितना आ जाएगा जी 1:4। और ऑप्शन में ए ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन ए का मतलब है 1:4। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं जी भाई साहब, देख लीजिए। द रेशियो कंपाउंडिंग ऑफ 4:9, पहला रेशियो जी 4:9। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3 देखो हमारा क्वेश्चन क्या है जी, दोबारा देख लीजिए। वो कह रहे हैं फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो मैं क्या लिखूंगा जी 9:16। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, मैं क्या लिखूंगा जी 8:27 एंड 9:7। अब आप लोग क्या कहते हो जी 9 और 7 का भी ट्रिप्लीकेट कर देते हो। उसने 9 और 7 का ट्रिप्लीकेट नहीं कहा, बस इन चारों का आपने क्या करना है जी रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या हो गया जी, एंटीसीडेंट्स 4 9 8 9, कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया जी 9 16 27 7। 9 से 9 कैंसिल, और देख लीजिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं जी 9 3 27, इधर कह सकते हैं जी 4 चौक 16, ये हो गया जी 8, ये हो गया जी 12 7 84, 4 पे जाएगा 4 दूनी 8 21, 2 और 21 क्या हो गया जी मेरा। दिस इज द आंसर। आपका जो सी पार्ट देखेंगे, हमारा सी पार्ट आंसर। अब आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है टोटल कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा जो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, देख लो उसने बार बार पूछा हुआ है कंपाउंडिंग। मान लो मैं कहता हूं जी A:B, आपने करना है C:D, आपने करना है E:F। तो कंपाउंडिंग क्या होगा, हर एक का एंटीसीडेंट ACE और इसका कॉन्सिक्वेंट BDF। एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दो। जहां वो कह रहे हैं जी डुप्लीकेट करो, वहां डुप्लीकेट कर दो। जहां वो कह रहे हैं ट्रिप्लीकेट करो, वहां ट्रिप्लीकेट कर दो। जहां वो कह रहे हैं सब डुप्लीकेट करो, वहां सब डुप्लीकेट कर दो। तो यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, और कुछ है ही नहीं। तो मैं पहले 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं जी, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? आप आराम से पढ़ो सर। 11वां क्वेश्चन क्या है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, 4 और 5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो गया जी 16 और 25। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, ये हो जाएगा जी 1:27। एंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 256, तो सब डुप्लीकेट हो जाएगा जी 9 और 16। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125 512, 125 का 5 512 का 8। वो कह रहे हैं जी इसकी कंपाउंडिंग करनी है। अब आप मुझे बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको इसकी कंपाउंडिंग करनी नहीं आती। उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड कंपाउंडिंग ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। तो डुप्लीकेट क्या हो गया जी 4 और 5 का 16 और 25। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 क्या हो गया जी 1 और 27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 256, सब डुप्लीकेट हो गया जी 81 और 256 का। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 512, ये हो गया। अब हमने जब कंपाउंडिंग करनी है तो 16 गुना 1 गुना 9 गुना 5, और कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया जी 25 गुना 27 गुना 16 गुना 8। 16 से 16 कैंसिल, और 9 3 27 कैंसिल, 5 5 25 कैंसिल, ये तो हो गया भैया 1। 5 3 15 15 8 120। तो मेरा आंसर कितना हो गया जी 1:120। और ये आपका आंसर आ रहा है जी, इसके सी में ठीक कर लीजिए 1:120। इसने 1:12 लिखा हुआ है, तो आप चेंज कर लीजिए 1:120। इस बुक में बहुत सारे आंसर्स गलत है, मिसप्रिंटिंग है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और किसी भी तरह से कंफ्यूजन में मत आना। आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12।
वो कह रहे जी a टू द रेशियो b कह जी हमारा, हमें लिखना चाहिए ऐसे, लेकिन इसने बीच में इक्वल टू डाला हुआ है। एक्चुअली रेशियो में कभी भी इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ये वाले निशान लगाते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल टू रेशियो में a टू द रेशियो b और सिमिलर रेशियो 3:4। आपको कंप्यूट क्या करना है जी, आपको बताना है 2a + 3b और इसका रेशियो क्या हो जाएगा जी 3a + 4b। ये बताना है जी इसकी वैल्यू क्या होगी। a और b का रेशियो दिया हुआ है 3:4, आपको बताना है जी इसका रेशियो क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से करूंगा, इट विल टेक मिनिमम 3 to 4 मिनट्स। अगर मैं इसको एनसीईआरटी में कैसे किया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड वाले कैसे करवाते हैं, तो 3-4 मिनट लगेंगे। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है जी, आप सीधा सीधा मानो जी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, एंटीसीडेंट की वैल्यू एंटीसीडेंट के बराबर, कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू कॉन्सिक्वेंट के बराबर। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, हमें चाहिए क्या 2a + 3b टू द रेशियो 3a + 4b। 2a का मतलब है 6, 3b का मतलब है 12, 3a का मतलब है 9, 4b का मतलब है 16। ये हो गया जी 18 टू द रेशियो 25। आंसर देख लीजिए 18 टू द रेशियो 25, ये हमारा आना चाहिए जी। डी में देख लो आंसर आ रहा है जी आपका 18 टू द रेशियो 25। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन करने हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, वो भी बड़े क्वेश्चन में। नहीं तो हमारे हर एक क्वेश्चन में आधा मिनट, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इससे ज्यादा का टाइम हमारे को भैया अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें अपने पेपर को रिवाइज भी करना होता है। अगर हमें 90s में नंबर लेने हैं तो रिवीजन भी जरूरी है, तो टाइम का बिल्कुल पालन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 numbers are in the ratio of 2:3। ये हमारे 2 numbers हैं जी, एक है जी 2, एक है जी रेशियो 3। If 4 is subtracted from each, वो कह रहे जी अगर हम दोनों में से 4 घटा देते हैं तो हमारा जो नया नंबर आएगा वो आ जाएगा जी 3 और 5 के रेशियो में। आपने बताना था जी ओरिजिनल नंबर क्या था। ये रकम है ना जी, 2 numbers are in the ratio of 2:3। मैंने मान लिया जी ये 2x था, ये 3x था। जब मैंने 4 घटाया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई जी 2x - 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी 3x - 4। अब ये किस रेशियो में हो गया जी 3:5। बताइए सर, किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। वो कहते हैं जी 2 आदमियों का जो रेशियो था, 2 चीजों का जो रेशियो था 2:3 था। तो मैंने मान लिया जी एक वैल्यू थी मेरी 2x, एक वैल्यू थी 3x। मैंने पहले में से भी 4 घटाया, दूसरे में से भी 4 घटाया, तो मेरा रेशियो क्या आ गया जी 3:5। अब मैं कह सकता हूं जी 2x - 4 अपॉन 3x - 4 क्या हो गया जी 3/5, क्योंकि रेशियो यही तो होता है। a टू द रेशियो b का मतलब क्या है a/b। आप क्या करते हो जी, आपने 5वीं क्लास में, 4th क्लास में, 6th में सबने पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणाफल और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस का मतलब होता है इधर वाले को इससे, इधर वाले को इससे। हिंदी में आई थिंक वज्र गुणा ऐसा कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको मालूम है वज्र गुणा बोलते हैं इसको। तो जब इसकी वज्र गुणा की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया जी 2x - 4 × 5, 3 × 3x - 4। तो टोटल कितना आ गया भैया जी 10x - 20 और ये हो गया जी 9x - 12। ये क्या हो गया जी, x की वैल्यू 10x - 9x, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो a और b की वैल्यू क्या थी जी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ये तो मेरा लॉजिकली आंसर हो गया जी 16 और 24। अगर आप इसको आंसर देख के टिक करते हो, हालांकि वो लॉजिक नहीं है कोई भी, लेकिन ठीक है पेपर में हमारे को नंबर ज्यादा लेने हैं आइदर बाय हुक और क्रुक, तो जो भी हमारे को मेथड अच्छा लगेगा हम कर सकते हैं। आप इसमें आंसर भी अप्लाई कर सकते हो।
हमारा जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में है। अगर हम इसमें, तो आंसर से भी आपका निकल आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन दिस इज द लॉजिक, 1 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगेगा, कम ही टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, वो कह रहे हैं जी कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एंगल है, इसके जो एंगल का रेशियो है वो क्या दिया हुआ है जी 2, 7, 11। मैंने मान लिया जी ये 2x हो गया, ये एंगल हो गया 7x, ये 11x हो गया जी। आप बताइए सर, कितने बच्चों को ये नहीं मालूम है कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जो सम है, एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। आप क्या करते हो जी 2x प्लस 7x प्लस 11x की वैल्यू क्या होगी जी 180 डिग्री, और 20x की वैल्यू कितनी होगी जी 180 डिग्री, x की वैल्यू होगी जी 9 डिग्री। इसका मतलब है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है जी 18 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है जी 63 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है जी 99 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है जी 9। उसने पूछा क्या हुआ जी क्वेश्चन में आपसे, तीनों एंगल पूछे हुए हैं, एक 18 डिग्री, एक 63 डिग्री, एक 99 डिग्री। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे जी, देख लो दोबारा से देख लीजिए, वो कह रहे हैं कोई भी ट्रायंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनका रेशियो गया जी 2, 7, 11। ये हो गया जी 2x, ये 7x, ये 11x। लेकिन इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो तो मेरे भाई 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो योग होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया जी 20x की वैल्यू होगी 180 डिग्री, x की वैल्यू होगी 9 डिग्री। अब x की वैल्यू 9 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया जी, मान लो ये a एंगल था, ये हो गया जी 18 डिग्री का। ये मान लो b एंगल था, x की वैल्यू 9 है तो कितना हो गया जी 63 डिग्री। ये मान लो c हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी जी 99 डिग्री। 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, आप लोग सारे नजर मार लीजिए। पहले 14 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको लग रहा हो जी मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको लगता है जी नहीं सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिर आप पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं जी आपका। क्वेश्चन नंबर 15, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है बंधुवर, पढ़ लीजिए। वो कह रहे जी डिवाइड 324 बिटवीन x एंड y। एक x है, एक y है, दोनों में 324 रुपए बांटने हैं। किस रेशियो में बांटने हैं? इन द रेशियो ऑफ 11 एंड 7। इसका रेशियो 11, इसका रेशियो 7। मान लो मैं इसको देता हूं 11x रुपए, इसको देता हूं 7x रुपए, तो दोनों को मिला के मैंने कितने पैसे दिए जी 18x रुपए, और उसकी वैल्यू कितनी है 324। x कितना हो गया जी 324 बटे में 18, तो 324 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो गया जी 18 ही हो गया। अब इसका मतलब है मैंने x को कितने पैसे दिए 11 इंटू 18, ये हो गया जी 198। y को कितने पैसे दिए 7 इंटू 18, ये हो जाएगा जी 126। एक को 198 रुपए दिए, एक को 126 रुपए दिए। आप देख लीजिए, या तो इसका आंसर जो भी आ रहा होगा, तो एक का आंसर हो गया जी 118, एक का आंसर हो गया जी 126। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे जी आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स। कोई आनंद है, वो 80 रुपए कमाते हैं 7 घंटे में, और दूसरे सज्जन है प्रमोद, ये स्पेलिंग लिखी हुई है जी प्रमोद की जो भी लिखी हुई है, और ये जो प्रमोद भाई साहब हैं ये 12 घंटे में 90 रुपए कमाते हैं। वो कह रहे जी बताओ दोनों की इनकम का रेशियो क्या है।
मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था? डेफिनेशन में मैंने आपको यह बताया था कि सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। एक आदमी 7 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी 12 घंटे काम कर रहा है, तो रेशियो कैसे निकल पाएगा? उसकी 7 घंटे की इनकम है, उसकी 12 घंटे की इनकम है, तो 7 घंटे की कमाई को 12 घंटे की कमाई से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों की एक एक घंटे की कमाई कर लेते हैं। तो आनंद की और प्रमोद की, आनंद की 1 घंटे कमाई कितनी होगी जी? 80/7 रुपए। प्रमोद की 1 घंटे कमाई कितनी होगी जी? 90/12। और रेशियो का मैंने आपको रूल बताया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 8 96 960 और ये हो गया जी 630। ये हो गया जी 96 × 63। तो 96 × 63 देख लीजिए जी, जो भी आंसर आपका आ जाएगा तो 3 पे जाएगा तो हो गया जी 32 × 21। अगर और भी कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लीजिए, नहीं तो 32 और 21 के होगा। रेशियो में आपने हमेशा ध्यान रखना है सेम चीज को कंपेयर कर पाएंगे। मैं 15 घंटे काम करता हूं, आप लोग 6 घंटे काम करते हो, तो जो आदमी 15 घंटे का काम कर रहा है और जो 6 घंटे का काम कर रहा है, दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? या तो आप भी 15 घंटे करो या तो मैं भी 6 घंटे करूं, तभी कंपेयर होगा। या फिर देख ले दोनों का 1-1 घंटे का काम कितना था, उसको कंपेयर कर दो। तो वो कह रहे थी आनंद ने 80 रुपए कमाए 7 घंटे में, प्रमोद ने 90 रुपए कमाए 12 घंटे में। इसके 7 घंटे के काम को इसके 12 घंटे के काम से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोई बन ही नहीं सकता लॉजिक। तो या तो देखो जी इसने 1 घंटे में कितने पैसे कमाए, 7 घंटे में 80 रुपए कमाए, 1 घंटे में 80/7। इसने 12 घंटे में 90 रुपए कमाए, 1 घंटे में 90/12। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो आ गया जी 960 × 630। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी हमारा शॉर्टकट टेक्निक है। आप किसी लंबे मेथड से किसी और चक्कर में मत पड़ना, कभी कोई आपको बता दे ये क्या कर दिया तूने, तो ये शॉर्टकट मेथड ये होता है इसका। और 32 × 21 क्या हो गया जी हमारा? रेशियो। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं मेरे भाई 17, और बाकी क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करोगे घर से। एक 19वां क्वेश्चन भी मैं कर देता हूं, उसके बाद आप घर से ट्राई करोगे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो हम अगली क्लास में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया साहब क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो 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 भैया, क्या है, जल्दी जल्दी सब पढ़ो। क्या समझ आया? क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7 और 10। मान लो 2 नंबर हैं जी, एक ए बी, इनका रेशियो कितना है जी? 7 और 10। मैं मान सकता हूं जी ये नंबर है 7x, ये नंबर है 10x। अब वो कह रहे हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 105 है। तो मैं ये भी कहता हूं जी 10x - 7x, दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 105 है। 3x की वैल्यू कितनी होगी जी? 105। x की वैल्यू करेंगे 105/3, ये हो जाएगा 35। x की वैल्यू 35 है। a क्या हो गया जी? 7 × 35। b क्या हो गया जी? 10 × 35। देख लो जी a का वैल्यू क्या होगी, b की क्या होगी? 7 × 35, ये हो गया जी 245। और ये कितना हो गया जी? 350। 245 और 350 क्या हो गया जी? इसके और भी शॉर्टकट टेक्निक्स हैं, लेकिन पहले आप लॉजिक क्लियर करो, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा करवाऊंगा, और बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूले से, ताकि आपका जो ये 1 मिनट लग रहा है वो भी नहीं लगना चाहिए। उससे भी जल्दी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो हम एक टेक्निक से करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहला बेसिक लॉजिक ये है कि हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रेशियो है क्या? हमने किया जी क्वेश्चन नंबर 19। 18वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि आप खुद ट्राई करोगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है जी x और y का रेशियो क्या है जी? 3:4। आपको वैल्यू बतानी है जी x² y + xy², और इसका रेशियो x³ और प्लस में y³। मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले एक छोटी सी टेक्निक बताई थी
कि लंबे फॉर्मूले में जाना नहीं है। आप मान लो जी x की वैल्यू 3 के बराबर है, y की वैल्यू 4 के बराबर। x की वैल्यू 3 मान लिया, y की वैल्यू 4 मान लिया, क्योंकि उसी रेशियो में ही है ये। x की वैल्यू 3 मानेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 मानेंगे, y का स्क्वायर 16, टू द रेशियो x क्यूब 27, y क्यूब 64। ये हो गया जी 36 प्लस 48, ये हो गया 27 प्लस 64। क्या हो गया जी? 84 हो गया मेरे ख्याल। ये हो गया जी 91, 84, 91। अब आप देख लो जी क्या हो गया, 7 पे जाएगा 12 और 7 पे जाएगा जी 13, 12 और 13 का रेशियो। अगर हम इसको लंबे मेथड से करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगेगा और 19 तक क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद और क्वेश्चन जितने हैं वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं और अगली क्लास में मैं आपको इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर जो एडिशनल क्वेश्चन है, जो हमारे बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे आते हैं जी एडिशनल क्वेश्चन में से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे कल। और दूसरी बात ये होती है कि इसके एडवांस रेशियो क्या होता है, एडवांस लेवल ऑफ रेशियो क्या होते हैं, और प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन का अलग अलग करेंगे तो मतलब क्या है, वो चीज़ों के ऊपर हम अगली क्लास में करेंगे। आपने 2 चीज़ें करनी है, कैलकुलेटर हर बच्चे के पास होना चाहिए और अभी फिलहाल स्टडी मटेरियल हर बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बोला जी सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे स्टडी मटेरियल के, दूसरे नंबर पे हम क्वेश्चन करेंगे साहब स्कैनर के, तीसरे नंबर पे मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन और दूंगा, एडिशनल असाइनमेंट आपको देंगे, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन भी करने हैं। जब ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको लगेगा जी अब मेरे को चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया। जब तक ये सब चीजें नहीं हो जाती तब तक समझ लो जी हमारे को चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, मे गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी ब्लेस्ड, थैंक यू।